ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि 5 साल से पेंडिंग है ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्या का समाधान सर्वोच्च न्यायालय में हल कर सकता है। कैसे हल कर सकता है, इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट प्राप्त हुआ है जो आप सभी के साथ साझा करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चाहे जैसे भी हो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घर में जितने भी आपके पास फ़ोन हो उन सभी से जाके चैनल के रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सब्सक्राइब करिए। कम से कम जो है हमारे जो लक्ष्य है उसे 1 लाख का वो हमें प्राप्त करना है जितने जल्दी हो सके। तो चलिए महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए और हम लोग ये पूरी जानकारी को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक ईपीएस पेंशनर्स की ओर से न्यायपृष्ठ मामलों में उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशनर्स के बाजू में निर्णय दिए हैं। फिर भी ईपीएफओ और विद्यमान सरकार उसे मानने से इनकार कर रही है। अब तक तो सरकार ही कामगार के विरोध में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ोतरी के दिए हुए निर्णय के खिलाफ फिर भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करके यह सिद्ध कर दिया कि देखो हमारी सरकार कितनी कामगार और कर्मचारियों के हित में सोचती है, कार्य करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ही दिए हुए निर्णय पर पुनर्विचार याचिका मंजूर करके सरकार का फिलहाल साथ दे दिया है। लेकिन एक विचार विद्यमान सर्वोच्च न्यायालय ने करना चाहिए कि 4/10/2016 को दिए हुए निर्णय पर 2021 तक यदि अमल नहीं होता तो क्या फ़ायदा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। पिछले 5 साल में करीब 2 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की मौत हो चुकी है। क्या पता और कितनों की बलि चाहता है यह सिस्टम? क्या 700 या 800 रुपये से में यह ईपीएस पेंशनर्सों का जीवन यापन कैसे होता है? यह एक साधारण सा विचार करने के लिए 7 साल लगे हैं। इस विद्यमान सरकार को इसी सरकार में शामिल मंत्री व जब सत्ता में नहीं थे तो जंतर मंतर, सेवाग्राम, नागपुर, चंद्रपुर, दिल्ली और बहुत से जगहों पर पेंशनर्स के हजारों की सभा में आकर पेंशनर्स की समस्या को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ और पेंशनर्स के समस्या के फेवर में लंबी चौड़ी स्पीच दिया करते थे। आप एक बार हमें सत्ता में आने दो, आपकी पेंशनर्स की सभी समस्या को ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, समस्या ख़त्म की बात तो दूर, आप तो यार समस्या को और उलझाकर हमें परेशान कर रहे हो भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मामला तो हायर पेंशनर्स का मामला है, लेकिन मिनिमम पेंशन का मामला तो संसद का मामला है। इसे तो आप आसानी से सुलझा सकते हैं, लेकिन आप तो एक ही राग अलापते रहते हैं। हमारे पास फंड नहीं है, हम दे नहीं सकते। अरे भाई, ख़त्म करो यह बातें, क्योंकि आज सबसे अच्छा पैसा जमा करने का तरीका तो आपके पास प्रोविडेंट और पेंशन फंड ही है। प्रोविडेंट और पेंशन फंड ही है। अच्छा, चलो एक कैलकुलेशन करके देख लो। यदि एक कामगार कर्मचारी की पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये या इससे ऊपर है तो पेंशन फंड 8.33 के हिसाब से उसकी सैलरी के 1250 रुपये हर महीना काट लेते हो। और अब उसकी 33 साल की पेंशनेबल सर्विस हो गई है तो आप उसे सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन दोगे। अब 1250 रुपये के हिसाब से उसका आरडी का अकाउंट खोल लो और उस पर आपको ही ईपीएफ के 805 के हिसाब से ब्याज दो, तो 33 साल बाद सिर्फ एक आरडी के अकाउंट में रखा तो भी उस कामगार के पास करीब 30 लाख से ज़्यादा राशि आपके पास जमा होगी। यदि यही किसी भी बैंक में एफडी में रख दो तो आपको महीने का ब्याज करीब 25,000 रुपये के आसपास जो है प्राप्त होगा। अब देखिए कि आप 25,000 की जगह 7,500 रुपये देंगे और बाकी के 17,500 रुपये खुद ही रख लेंगे। और पेंशनर्स और उसकी बीवी या उसके महिला पेंशनर्स का पति दोनों की मृत्यु होने के बाद उनके पूरे परिवार को 30 लाख रुपए आप ही रख लोगे। तो भी आप ईपीएफओ वाले संबंधित प्रधानमंत्री को यह कैसे बताते हो कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे झूठा एफिडेविट दे सकते हैं कि यह पेंशन योजना घाटे की है? हमारे पास पेंशनर्स की बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए फ़ंड नहीं है। अरे भाई, झूठ इतना ही
बोलो कि सामने वाले को डाइजेस्ट हो। आप तो रपारप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और आप शासकीय अधिकारी हैं, शासकीय अधिकारी हैं करके आप मंत्री, श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप पर भरोसा करके आपके रिव्यू पिटीशन ऑडिट एडमिट कर ली है। जब सुप्रीम कोर्ट को असलियत का पता चलेगा तो देख लेना यही माननीय मोदी जी और आप कैस जैसे सरकार को कोर्ट को गुमराह करने वाले अधिकारी को कैसी सजा देनी है। इसलिए कानून में संशोधन करेगी तो भाई यो ईश्वर को साक्षी रखकर सच सच बोलो, भगवान आपके बाल बच्चे को आशीर्वाद जरूर देगा। तो चलते हैं 5 साल से पेंडिंग 60 केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उसे जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। अभी शायद 26 जून को से सुप्रीम कोर्ट का कामकाज फिर से शुरू होगा। 23 मार्च 2021 से डे टू डे हियरिंग होने वाली सुनवाई अब श्री रमन सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय इसी सर्वोच्च वरीयता देकर स्पष्ट निर्णय देंगे, यही प्रार्थना करते हैं। मेरा स्पष्ट निर्णय का मतलब यही है कि 4/10/2016 के जजमेंट में यह लिखा था कि बढ़ी हुई पेंशन देते वक्त जितना हो सके उतना कामगार कर्मचारी इनके फेवर में ईपीएफओ काम करे और बुक एडजस्टमेंट करे। बुक एडजस्टमेंट का मतलब यही था कि यदि किसी का कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 7 लाख रुपए एरियर्स निकलता है तो उसे 5 लाख रुपए ईपीएफओ भरना है, तो आप उसके 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए माइनस करके 2 लाख रुपए पेंशन्स के खाते में जमा करें। लेकिन ईपीएफओ वाले अधिकारियों इसका गलत अर्थ निकाल कर अभी को सबसे पहले पैसे भरो, बाद में आपको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्राप्त करो। यह एक बात समझने की है कि 10 साल पहले यदि रिटायर्ड हो चुके गरीब कारोबार जिसे आज मार्केट में कोई 100 रुपये नहीं देता, वो कहाँ से पैसे लाकर ईपीएफओ को भरेगा। इसका मतलब तो यही होगा कि जिसके पास पैसे होगा उससे ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, और जिसके पास पैसे नहीं है वह विचार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी न्याय से वंचित रहेगा। यह भारत जैसे गरीब लोगों के अमीर देश में नहीं होगा, यही उम्मीद करते हैं। मेरा यही स्पष्ट आदेश का मतलब था। अब की बार माननीय श्रम मंत्री महोदय को मिनिमम पेंशन बढ़ाने में कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर बताए हिसाब से आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आ सकती है और अभी भी काफ़ी कार्पस फंड आपके पास जमा है। और हाँ, यह जो मिनिमम पेंशन वाले लोग हैं वो लोग हैं जो शुरुआती दौर में आपके पेंशन योजना को सफल बनाने में आपके साथ थे। ईपीएफओ के कुछ सीनियर्स को याद होगा कि शुरुआती दौर में रीजनल प्रोविडेंट फंड कमीशन कंपनियों जाकर ईपीएस 95 पेंशन योजना जैसे कैसे अच्छी है, इस योजना में हर साल रिव्यू होगा, आपकी पेंशन हर साल बढ़ेगी, यह बात बताते हुए पेंशन योजना का प्रचार किया करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम पेंशन के लोग दिनों दिन कम होने वाले लोग हैं, इन्हें तड़फड़ाना मत। अगस्त 2021 में संसद सत्र में मिनिमम पेंशन का मुद्दा हल करते हुए सभी ईपीएस पेंशनर्स के चेहरे पे देश के 20 करोड़ से अधिक विद्यमान कामगार कर्मचारियों को संतोष दिखाना चाहिए, और दिखेगा भी, क्यों नहीं। क्योंकि जिस देश का श्रम मंत्री आदरणीय श्री संतोष गंगवारकर जी हो, पुराने श्रम मंत्री आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब ने महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा के सामने ईपीएस पेंशनर्स को दिए हुए आश्वासन की पूर्ति जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ सबको प्रणाम। और एक बात बहुत दिनों से कहने की सोच रहा था, आज कह देता हूँ। बात यह है कि कुछ नेतागण जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि ईपीएफओ यह सरकार के संबंधित कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है। ईपीएफओ ऑफिस के ऊपर मोर्चे आंदोलन ना करें, उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ बातें समझ सकते हैं, उनसे कायदेशीर सलाह मशवरा लेकर केंद्र सरकार के साथ नेगोशिएशन बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन उनके ऑफिस के सामने जाकर
उनके खिलाफ नारेबाजी करना सही नहीं है, क्योंकि आप किसी को भी अपना निवेदन देंगे तो वही निवेदन ईपीएफओ की राय के लिए उनके पास ही आएगा, और उन्होंने निवेदन पर दिया हुआ रिमार्क पॉजिटिव मिले, ऐसा आप अपना व्यवहार होना चाहिए। इसलिए नेतागण ईपीएफओ के साथ रिलेशन ठीक ठाक रखने की कोशिश करें। ईपीएफओ के साथ कैसे बर्ताव रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, यह हमने हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पांडे, राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश पाठक और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमान भीमराव डोगरे साहब के मार्गदर्शन से प्राप्त होता रहा है। इसलिए इसी अवसर पर उनका भी धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली वीडियोस और मैसेज को 100% सच मानने की चेष्टा ना करें, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आएगा उस दिन सरकारी चैनल बाकी तमाम मीडिया चैनल्स और न्यूज़ प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। इसमें से काफ़ी कुछ ठीक नहीं लगे तो क्षमा करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ज़रा सोशल मीडिया से दूर होने की वजह से गलतियां होंगी, माफ़ी चाहता हूं। आपका ईपीएस पेंशनर्स पीएन पांडे, गणेश नगर, पुलगाना जिला, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज था जो कि आप सभी के साथ साझा किया गया है। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह मैसेज आपको पसंद आया होगा। आप अपने राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, आपको कैसा लगा यह मैसेज, आपके क्या इस पर राय हैं, यह कमेंट करके बताइए। और वही रिक्वेस्ट रहेगा, सब्सक्राइब करिए। 1 लाख का टारगेट हमें अचीव करना है बिना समय गवाए, जल्द से जल्द। तो जितने भी घर में फ़ोन है सबको उठाइए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।